हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज बी द चेंज यू वांट टू ब्रिंग अराउंड। यानी कि आप समाज में जो भी सुधार लाना चाहते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं ना, आपको लगता है ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, कूड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है, या फिर लोग ऐसे झूठ बोलते हैं या रिश्वत लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, तो ये चेंज आप भी तो अपने आप में भी तो ला सकते हैं। आप अभी सपोज कि आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप चेंज लाइए ना। आप जब एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, तो आप जिस पद पर हो उस पद पे आप अपने आप में रिश्वत ना लें। अपने जो आपके फ्रेंड्स उस सर्कल में बनेंगे, आप उनको मोटिवेट करें रिश्वत ना लेने के लिए। आप नहीं लेंगे और आप अच्छी तरक्की करते जाएंगे, अच्छा काम करते जाएंगे, तो शायद आपसे लोगों को मोटिवेशन मिले कि देखो भाई, ये भी तो एक इंसान ही है जिसने नहीं ली कभी रिश्वत, तो हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, राइट। अगर आप अपने आस पड़ोस में कचरा ना फैलाएंगे तो लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि देखो, ये भी तो व्यक्ति है जो अच्छे से अपने कचरे को डिस्पोज करता है। क्योंकि लोगों के पास साधन नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम इन चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आप वो चेंज लेकर आइए, ठीक है। उनको बताइए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम कैसे कचरे को यूटिलाइज कर सकते हैं या रीयूज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो जो भी चेंज आप समाज में लेकर आना चाहते हैं, उसकी शुरुआत पहले अपने आप से, अपने घर से कीजिए, ठीक है। दुनिया अपने आप आपके पीछे चलने लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिल 2 decades or so, tomatoes were a luxury during May to July and mostly available in the winter and spring months। बोल रहे हैं लगभग के अभी केवल 2 दशक पहले या इसके आसपास की बात है, जब टमाटर की खेती मई से जुलाई में अगर आपको टमाटर मिल जाए तो मतलब आपके लिए एक लग्जरी की बात हो जाती थी कि क्योंकि इस दौरान पे टमाटर की खेती नहीं की जाती थी, क्योंकि ये ज़्यादातर किस टाइम पे की जाती थी, विंटर या स्प्रिंग मंथ्स के दौरान में। Their retail prices rising some 5 times to an average of 100 rupees per kg in the last 1 month is a reminder of tomatoes not being a vegetable for the hot and humid season। तो इनके जो बिक्री प्राइजेस, जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, 100 रुपये पर किलो के आसपास पहुंच चुकी हैं पिछले 1 महीने में, ये हमें इस बात को याद दिलाते हैं कि टमाटर जो है वो हॉट और ह्यूमिड वेदर के लिए, मतलब इस मौसम में उगने वाली सब्जी नहीं है। वो इस तरीके की सब्जी नहीं है कि इस मौसम में उगाई जाए, तो इसको अगर इस मौसम में हम उगा रहे हैं तो उसकी कीमत फिर किसको भरनी पड़ेगी, हमें ही भरनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये मौसम टमाटर है ही नहीं। एक होता है ना सीजनल वेजिटेबल, तो ये सीजन टमाटरों को उगाने का नहीं है, उनको उगाने का सीजन विंटर और स्प्रिंग मंथ्स का है, ठीक है। अगर इन महीनों में हमें मिल रहा है, दैट मीन्स हमारे किसान ओवर द टॉप नॉच जाके कुछ चेंजेस ला रहे हैं अपनी खेती के तरीकों में। या तो हाइब्रिड बीज यूज़ कर रहे होंगे, या फिर वो उस तरीके का वेदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे बायो फार्मिंग के जरिए, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि उनकी कॉस्ट बढ़ा रही है प्रोडक्शन की, तो उस वजह से हमें कॉस्ट ऑफ परचेज भी हमारी बढ़ जा रही है। वाइल अमीनेबल टू ग्रोइंग राउंड द ईयर, बोल रहे हैं कि अब ये सक्षम हो चुका है कि साल भर में उगाया जाए। प्लांटिंग हैपन मेनली ड्यूरिंग जून टू अगस्त। जो इनकी उगाने की दर है, किस टाइम पे इनको प्लांट किया जाता है, वो मेनली जून से अगस्त के बीच में इनको बोया जाता है विद मॉनसून रेन्स, यानी कि मॉनसून बारिशों के साथ में, एंड अक्टूबर टू नवंबर। और एक बारी जून से अगस्त में बोया जाता है, दूसरी बारी अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है। गिवन अ 120 to 125 डेज क्रॉप साइकिल। अब इसकी जो क्रॉप साइकिल है, यानी कि एक बार उगाने के बाद में कितने टाइम तक आपको फसल दे सकती है, वो इसकी साइकिल है 120 से 125 दिन। द फर्स्ट फ्रूट आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग आफ्टर 60 to 70 डेज। तो आपने एक बार मान लो जून के फर्स्ट वीक में आपने उगा दिया, आपने इसको बो दिया, ठीक है। तो बोने के 60 से 70 दिन बाद इसमें पहला टमाटर या पहला फल या सब्जी लगकर आएगी, ठीक है। टमाटर का पहला फूल या एक टमाटर, मतलब 1 या 2 जितने भी टमाटर लगकर आए, वो पहले 60 से 70 दिन के बाद में आएंगे। एंड द सब्सिक्वेंट फ्लशेस एवरी 7 to 10 डेज। और फिर इसके बाद में हर 7 से 10 दिन बाद दोबारा, अगर आपने एक बार तोड़ लिया तो दोबारा 7 से 10 दिन बाद दोबारा तैयार हो जाता है वहाँ पे टमाटर लग के। इट मीन्स दैट the supplies pick up from mid-August and
टेल ऑफ टुवर्ड्स मार्च एंड। तो पिकअप मतलब ज़्यादा बढ़ता है, तो सप्लाईज जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं अगस्त के बीच तक में, और जब मार्च का ख़त्म होता है तब वो कम होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 120 से 125 दिन की साइकिल है, क्रॉप साइकिल है, तो आपको हर 7 से 10 दिन में तो अच्छी फसल मिलती रहेगी। बोने के 60-70 दिन तक आपको कुछ नहीं मिला, फिर 60-70 दिन बाद आपको फसल मिलना स्टार्ट होगी, हर 7 से 10 दिन में आपको फिर से टमाटर मिलते जा रहे हैं। तो फिर 120 से 25 दिन हो जाएंगे, मार्च के एंड तक आते आते आपके 120 से 125 दिन हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपको उस टाइम पे ये फसल नहीं मिलेगी, इसके हमें फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। But thanks to breeding of hybrids that can withstand high temperatures plus water saving technologies such as drip irrigation and plastic mulching, बोल रहे हैं लेकिन शुक्र है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड में क्या होता है कि 2-3 टमाटरों की प्रजातियों के डीएनएज मिक्स करके अलग तरीके का एक बना दिया टमाटर। ये टमाटर है जो जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ये टमाटर है जो बहुत ठंड में उगता है, ये टमाटर है जो जिसको पानी कम चाहिए, एक ये टमाटर है जो थोड़े से गर्मी में उग जाता है। तो इन चारों की हमने मिक्स करके एक हाइब्रिड बना दी, जिसको पानी कम चाहिए, जिसको ठंड कम चाहिए, मतलब थोड़े ख़राब वेदर में, एक्सट्रीम वेदर में, हीट में भी वो उग जाएगा, और जिसको बीज भी अच्छे, फसल भी अच्छी होएगी, मोटा बीज होएगा, मतलब मोटी फसल होएगी। तो इस तरीके से कुछ हाइब्रिड्स हमने अब उगाना शुरू कर दिया है, जो कि हाई टेम्परेचर्स यानी कि गर्मी की मार भी झेल सकते हैं, प्लस वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज। और हमने कुछ ऐसी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज भी बना ली हैं जिनसे इनकी ब्रीडिंग अच्छी होती है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि एक एक पौधे के पास में एक टैप टाइप लग जाता है, तो उसमें से बूंद बूंद करके पानी उसमें लगातार गिरता रहता है। ठीक है, एंड प्लास्टिक मल्चिंग। Farmers are now also planting tomatoes during December to April for selling through the summer till August। बोल रहे हैं अब किसान दिसंबर से अप्रैल के महीने में भी टमाटर उगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अगस्त तक में इसकी खेती और इसकी बेच कर सकते हैं, मतलब इसको बेच सकते हैं। एंड दे रियलाइज बेटर प्राइजेस टू, और उनको इसकी कीमतें भी अच्छी मिलती हैं। Neither should consumers complain nor must the government worry about the current skyrocketing टमेटो प्राइजेस। तो अब जब हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, हम खुद अपने ये सीजनल वेजिटेबल्स के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर किसानों को इस तरीके से हाइब्रिड बीज, वो महंगे भी होते हैं, लेकर आने पड़ेंगे, फिर ड्रिप फार्मिंग करनी पड़ेगी, प्लास्टिक मल्चिंग करनी पड़ेगी, तो इस तरीके की टेक्निक्स में उनकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरी, ये सीज़न ही ऐसा नहीं है जिसमें टमाटर मिलते हो, तो वो कह रहे हैं कि ना तो कंज्यूमर्स को कंप्लेन करनी चाहिए, ना ही सरकार को चिंता करनी चाहिए अगर इस दौरान में टमाटर के प्राइजेस इतने बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि ये ऑफ सीजन फार्मिंग हो रही है, तो इसके लिए कॉस्ट किसी ना किसी को बेयर करनी पड़ेगी। किसान बेयर नहीं कर सकते इतनी कॉस्ट, तो हम लोगों को एज अ कंज्यूमर ये कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर हमें अपने टेस्ट बड्स को मेंटेन रखना है तो। Summer tomatoes, even though cultivated in places such as Kolar in Karnataka and Junar in Maharashtra, are not supposed to come cheap। बोल रहे हैं क्योंकि गर्मियों के टमाटर, हालांकि ये ऐसी जगहों पे उगाए जाते हैं, कोलार, कर्नाटका के कोलार में और जूनार के महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं समर टोमेटोज, तो हमें ये उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि समर में इनकी कीमतें कम होंगी, क्योंकि ये है ही नहीं समर की खेती। ठीक है, गर्मियों की खेती है ही नहीं है, बट स्टिल हम उगा रहे हैं तो हमें उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कम रेट पर हमें मिल जाए। This time the crop itself was impacted because of पेस्ट एंड डिजीज अटैक बोल रहे हैं। और इस बार क्या हुआ है, इस बार इस फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है क्योंकि इसके ऊपर पेस्ट का अटैक हुआ। पेस्ट यानी कि कुछ तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक हुआ और इनको कुछ तरीके की बीमारी लग गई। एंड एबनॉर्मली हॉट फेब्रुअरी, और हमें पता है कि इस साल गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एल नीनो इफेक्ट बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इस साल फेब्रुअरी से ही गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी, तो इस वजह से इस साल फसलों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। Ironically, a price crash in March-April that led farmers not to harvest beyond 1 to 2 pickings। तो क्या हुआ कि और इन सब वजहों से मार्च से अप्रैल महीने में इनकी खेती में मतलब इनकी प्राइजेस में गिरावट आ गई। ठीक है, 10 रुपये किलो भी टमाटर खरीदे हुए हैं आपने, ठीक है, तो इतनी गिरावट आ गई कि किसानों को मजबूर होना पड़ा कि वो अब ज़्यादा इसकी खेती ना करें, 1-2 बरी के लिए ही करें, बस उसके बाद में हटा दें इसको। The price spiral now is
to that extent a one-off phenomenon बिकॉज ऑफ टू मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो बोल रहे हैं कि अभी ये जो इतनी बड़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं, ये साल में एक बार होने वाली घटना है। ऐसा नहीं है कि बाद में फिर से हो जाएगी, ये एक बार होने वाली घटना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ में इसके अगेंस्ट में चलेगी, इस फसल के अगेंस्ट में चलेगी। जैसे कि सबसे पहली चीज़, ये गर्मियों के सीज़न में उगाई जाने वाली फसल नहीं है। दूसरी चीज़, इसके लिए हम अगर गर्मियों के सीज़न में उगा रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़, इस फसल को खुद ही पेस्ट की वजह से, डिजीज़ की वजह से नुकसान हुआ है। चौथी चीज़ ये कि मार्च और अप्रैल में कीमतें क्योंकि इतनी ज़्यादा घट गई थी, किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उगाना भी कम कर दिया। तो इन सब चीज़ों की वजह से शॉर्टेज है या सप्लाई में कमी है या फिर फसलें ख़राब हुई, उन सब चीज़ों का नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, इसलिए कीमतें बढ़ी हुई हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा इतनी बढ़ी हुई रहेंगी, तो हमें इतना ज़्यादा हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। टमेटोज आर मोर ओवर पेरिशेबल एंड नॉट अमीनेबल टू स्टोरेज। और जो टमाटर हैं, ये दूसरी चीज़, ये ऐसी फसल है जिसको कि आप स्टोर करके नहीं रख सकते, है ना, संभाल के नहीं रख सकते, ये ऐसी फसल है। तो आपने इसको आप क्योंकि इनको स्टोर करके, जैसे आलू प्याज हैं, वो हम 15-20 किलो घर में कट्टे के कट्टे भी खरीद लेते हैं, और घरों में ज़्यादातर देखा होगा बेड्स के नीचे तय लगा के रख देते हैं कि यहाँ पे रखे रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, साल भर हमारा चल जाएगा या 2-4 महीने चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन टमाटरों के लिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, वो तो 1 किलो भी लेकर आए जल्दी से सड़ जाते हैं, ठीक है। 1 किलो भी लेकर आए फ्रिज में भी रखे हुए तो भी ख़राब होने लग जाते हैं, अगर हम इतना हमारा कंजम्पशन नहीं है तो यूजुअली लोग आधा किलो ऐसे लेकर जाते हैं, राइट। लेकिन आलू प्याज की जगह पे अगर आलू प्याज या फिर लहसुन हो गया, ये ऐसी सब्जियां हैं जो सड़ती नहीं है इतनी जल्दी, तो उनको हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। अमीनेबल टू स्टोरेज अनलाइक पोटैटोज, ठीक है। पोटैटोज और अनियंस। Processing of surplus tomato into puree or paste for use when prices of fresh produce spike is good idea। अब हम क्या करें, हम इसको प्रोसेस कर लें। प्रोसेस करना मतलब कि रॉ मटेरियल से किसी और टेक्निक में कन्वर्ट कर लें। तो क्या कर सकते हैं, जब उनकी कीमतें कम हो तब हम बहुत सारा उसका पेस्ट बना के रख लें, प्योरी बना के रख लें। प्योरी मतलब एकदम स्मूथ सा पेस्ट जो होता है ना, टमाटर की चटनी टाइप, टमाटर मैश करके रख लिए, पीस के रख लिए, या फिर उसका पेस्ट बना के रख लें, ताकि जब कीमतें बढ़ें तब हम उनको इस्तेमाल कर लें। तो ये अच्छा तरीका है, अच्छा आइडिया है। प्रोवाइडेड कंज्यूमर्स एक्सेप्ट इट, लेकिन शर्त ये है कि कंज्यूमर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, कंज्यूमर्स फ्रेश चीज़ें लेना पसंद करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि अगर हम प्योरी भी बना के रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम हफ्ते भर उसको कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम 6-6 महीने उस प्योरी बना के उसको रख लेंगे और 6-6 महीने कंज्यूम करेंगे, राइट। ये हमारे इंडिया में ये कल्चर नहीं है। हमारे इंडिया में यही कल्चर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन के लिए या फिर हफ्ते भर के लिए एक आपने टमाटर की प्योरी बना के रख ली। वो भी स्पेशली वो मॉम्स जो वर्किंग है वो करती हैं, ये शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं कि प्योरी बना के रख ली, उसके क्यूब्स बना लिए, आइस क्यूब्स बना लिए, और जब सब्जी बनाई तब वो डाल दिया। इंडिया में ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जाती, बाहर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, बट ये एक सोल्यूशन है प्राइजेस बढ़ी हुई कीमतों से बचने का। It probably makes more practical sense to wait for next season's crop। और अगर नहीं आप ये चीज़ कर सकते, आप ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि प्योरी बना के रख लें और जिस टाइम पे प्राइजेस बढ़े हों उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर लें, तो ज़्यादा सेंस ये बनता है कि ठीक है, अभी नेक्स्ट सीज़न की क्रॉप आएगी, नेक्स्ट फसल आएगी, तब तक के लिए आप थोड़ा शांति बना के रखें, ठीक है। आपको 1-2 महीने ही या फिर 1 महीना 1.5 महीना ही आपको थोड़ी कष्टी होएगी, उसके बाद तो चीज़ें सामान्य हो जाएंगी ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। इन दिस केस दैट कुड बी इन अबाउट 2 months टाइम। और इस केस में टमाटर की फसल की अगर बात करें तो 2 महीने के टाइम में नेक्स्ट सीजन आ जाएगा, नेक्स्ट क्रॉप की फसल आ जाएगी। तो उस टाइम तक आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, ठीक है। फ्रॉम अ लार्जर पॉलिसी स्टैंड पॉइंट ओवरऑल प्राइस स्टेबिलिटी इज़ व्हाट काउंट्स। अगर हम पॉलिसी मेकर के नज़रिए से देखें, जो हमारे सरकार में या फिर पॉलिसी मेकिंग के डिपार्टमेंट्स में लोग बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, अगर हम उनके नज़रिए से देखें तो उनको केवल एक सब्जी की कीमतें बढ़ी होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको फ़र्क पड़ेगा कि ओवरऑल प्राइस स्टेबिलिटी बनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हमारी कंज्यूमर बास्केट में 4 आइटम्स आती हैं
तो अगर इन 4 में से एक की कीमत बढ़ गई लेकिन बाकी 2 की कीमत कम हो गई, हम पहले भी 100 रुपये ही खर्च कर रहे थे, अभी भी 100 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, तो उनको इसकी कीमत बढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों की कीमत कम हो चुकी है और हमारा फाइनल जो परचेज प्राइस है वो 100 रुपीज़ ही है, स्टेबल ही है। ठीक है, अगर इसकी बजाय ये 1000 रुपये हो जाता या 200-500 रुपये हो जाता तो चिंता की बात थी, क्योंकि तीनों चीज़ों की प्राइजेस बढ़ी हुई हैं। ठीक है, फ्रेटिंग ओवर individual items within the consumer food basket, their costing more during certain months serves no useful पर्पस। बोल रहे हैं कि इस बात पे चिंता किसी एक इंडिविजुअल आइटम, जो कि कंज्यूमर बास्केट की किसी एक इंडिविजुअल आइटम के ऊपर चिंता करना जिसकी कीमत किसी 1 या 2 महीने या किसी पर्टिकुलर सीजन के दौरान बढ़ गई है, इसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि हमें पता है सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, तो जब उसका ऑफ सीजन होगा तब उसकी कीमतें बढ़ेंगी ही, अगर उसकी अवेलेबिलिटी फिर भी बनी हुई है तो। ठीक है, अ ईयर or even 6 months ago, everything from edible oil to wheat and milk was on fire. अब अगर हम आज से 1 साल पहले या लगभग 6 महीने पहले की भी बात करें तो हर एक कंज्यूमर आइटम, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे दूध हो, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हुई थी, आग लगा रही थी। Those generalized food inflationary pressures have clearly subsided. अब ये जो इतनी बढ़ी हुई कीमतें थी, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ये कीमतें तो कम हुई हैं। ठीक है, तो अब अगर एक आधी चीज़ की कीमत बढ़ी है तो हमें इतनी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि वही मैंने बताया ना कि हमारा फाइनल कॉस्ट तो 100 रुपीज़ ही हो रहा है, क्योंकि तेल और बाकी चीज़ों की कीमतें कम हो चुकी हैं, तो फाइनल कॉस्ट 100 रुपीज़ ही है। तो हम इतना ज़्यादा शोर शराबा ना मचा के थोड़ा सा पेशेंसली वेट कर लें उस टाइम का जब नई फसल आ जाए। Even if tomatoes are expensive, the likes of onion, पोटैटो एंड मोस्ट अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आंट। बोल रहे हैं कि अगर हम वही चीज़ जो मैंने कही कि टमाटरों की कीमतें मान लिया बढ़ भी गई हैं, लेकिन आलू प्याज और बाकी ऐसी सब्जियों की कीमतें तो कम हो गई हैं ना, तो हम इतना शोर क्यों मचा रहे हैं जब हमारा फाइनल कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ पर ही आके टिक गया है तो। ठीक है, बिसाइड्स हाई प्राइजेस आर एन इंसेंटिव फॉर फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लो इस वक्त कीमतें ज़्यादा हैं तो भाई किसानों की प्रोडक्शन कॉस्ट भी जा रही है उतनी। ठीक है, तो वो भी तो इसी टाइम पे कमा रहे हैं, उनको भी तो यही अर्निंग मिल रही है, तो हम क्यों इतना शोर मचा के उन बेचारों की भी रोजी रोटी के ऊपर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग शुड बी एज सेंसिटिव टू प्राइस क्रैशेस एज सर्जेस। तो बोल रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग, अगर हमें पॉलिसीज़ बनानी हैं तो वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए। सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ की कीमतें गिरती भी हैं तब भी, और किसी चीज़ की कीमतें उछलती भी हैं तब भी, यानी कि दोनों ही चीज़ों को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि कीमतें घट गई तब तो हमने कोई पॉलिसी बनाई नहीं, है ना, तब हमने बोला कि चलो ठीक है, लोगों को कोई परेशानी नहीं है, कीमतें घट गई तो अब क्या पॉलिसी बनानी इसके ऊपर। लेकिन कीमतें बढ़ गई, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, आपने पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर इस टाइम पे प्राइजेस कम हुए तो हम इसका भरपूर फायदा उठाएं, ताकि जब प्राइजेस बढ़ेंगे तब के लिए हमारे काम आ सके। राइट, चलिए चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट कैन बी इन्फर्ड about the changes in tomato cultivation and its impact on pricing from the given passage। बोल रहे हैं कि टमाटर की खेती के ऊपर जो चेंजेस हुए हैं और उसका क्या प्रभाव हुआ है एक बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर, उससे इसके बारे में हमें पैसेज से क्या पता चलता है। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग टोमेटोज ड्यूरिंग December to April हैज़ इंक्रीज देयर अवेलेबिलिटी but has substantially increased their prices as summer tomatoes are cultivated in only select regions like Kolar and Junar। तो बोल रहे हैं क्योंकि केवल 2 ही जगहों पे ये प्लांटिंग होती है समर टमाटोज की, तो इसीलिए उनकी कीमतें बढ़ी हुई होती हैं। तो ऐसा नहीं है केवल 2 जगहों पे प्लांटिंग होने की वजह से उनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, और इस साल ऐसा हुआ है कि फसल को भी नुकसान हुआ है। टमाटर की फसल जो कि समर के दौरान में उगाई जाती है उसको भी नुकसान हुआ है। तो मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनके प्राइजेस के इतने बढ़ जाने पर। ठीक है, डिस्पाइट the introduction of hybrids
that can endure high temperatures and the use of water saving technologies, the pricing of tomatoes is on a constant rise because they are now cultivated throughout the year. तो ऐसा नहीं है कि साल भर ये उगाए जाते हैं इसलिए हम उनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, बल्कि उनकी कीमतें इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि इस साल पहली बात तो फसल को नुकसान हुआ है ड्यू टू सम डिजीज़ और पेस्ट का अटैक की वजह से. दूसरी चीज़ क्योंकि इसमें अच्छी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, हाइब्रिड बीज यूज़ किए जाते हैं, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, तो ऐसे तरीके इस्तेमाल करने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये टमेटोज़ के प्राइजेस कुछ टाइम के लिए बढ़ जाते हैं. ठीक है. The introduction of hybrids that can withstand high temperatures and use of water saving technologies has allowed farmers to plant tomatoes during December to April, leading to higher returns even though summer tomatoes are more expensive due to certain factors. तो इससे किसानों को अच्छे रिटर्न मिलते हैं, जो कि हमने बोला कि यही एक टाइम है जब किसान अच्छा कमा सकते हैं. ठीक है. और इस हालांकि क्योंकि इनके प्राइजेस ज़्यादा होते हैं बट किसानों को इसकी फसल का अच्छा पैसा मिल जाता है, और क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज, इतने ज़्यादा हाइब्रिड बीज यूज़ करते हैं, तो इस वजह से उनको इसकी कीमतें भी बढ़ी हुई होती हैं. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. The impact of pests and disease, unusual weather and the price crash in certain months are the main reasons for high price of tomato. And these conditions are unaffected by changes in tomato cultivation method. ऐसा नहीं है, टोमेटो कल्टिवेशन के मेथड में चेंजेस की वजह से भी इन चीज़ों में चेंजेस आए हैं. ठीक है. तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि कल्टिवेशन में चेंज किए हैं तो उस वजह से भी उनके प्राइजेस बढ़े हैं. ठीक है. तो ये आंसर गलत है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. How does the passage suggest policymakers should approach price variations in individual items within the consumer food basket? बोल रहे हैं कि कंज्यूमर फूड बास्केट में हर एक आइटम का प्राइस में चेंज होने के ऊपर पॉलिसी मेकर्स को किस तरीके से डील करना चाहिए. पहला ऑप्शन है पॉलिसी मेकर शुड फोकस ऑन मेंटेनिंग ओवरऑल प्राइस स्टेबिलिटी इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स. ठीक है. ये उनका मेन फोकस ये होना चाहिए कि इस बास्केट का जो फाइनल कॉस्ट पड़ा, अगर वो आपका पहले 100 रुपीज़ पड़ा था तो अभी भी वो 100 ही होना चाहिए. ठीक है. ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि ओहो टमाटर की कीमतें तो 50 रुपये हो गई, बाकी चाहे आपको चारों चीज़ें 10-10 रुपये में मिल रही हैं, लेकिन टमाटर की कीमतें 50 हो गई तो हमें इसके ऊपर चिंता करने की बात है. ऐसा नहीं है. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Policymakers should actively intervene to control the high prices of individual food items. तो ये तो बिल्कुल गलत है. उन्होंने बोला कि अगर इंडिविजुअल फूड आइटम के प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन ओवरऑल प्राइस हमारा सेम है तो हमें इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम एक एक चीज़ के ऊपर पॉलिसी बनाने नहीं बैठ जाएंगे. ठीक है. तो ये गलत हो जाता है. Policymakers should concentrate on individual food items as high prices of certain items like tomatoes could lead to general inflation. तो एक चीज़ के टमाटर के भाव बढ़ने से जनरल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, बिकॉज हमने देखा कि बाकी जो इसके एक फूड बास्केट के अंदर के बाकी आइटम्स हैं, जैसे कि तेल का प्राइस कम हुआ है, गेहूं का प्राइस कम हुआ है, और कुछ चीज़ों के प्याज, आलू प्याज के प्राइसेस कम हुए हैं. तो इससे ओवरऑल जो हमारा जनरल इन्फ्लेशन है, ओवरऑल इन्फ्लेशन है, वो बढ़ा नहीं है. तो इसलिए इनको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. Policymakers should prevent farmers from planting crops in off seasons to avoid price spikes in individual items within the consumer food basket. तो ये तो नहीं कर सकते वो, बल्कि ये तो अच्छी बात है ना कि हमें ऑफ सीजन भी चीज़ें मिल रही हैं. तो ये तो बताता है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट कर ली है कि अब हमें ऑफ सीजन ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि इस सीज़न में तो ये चीज़ें मिलेंगी नहीं. ठीक है. तो ये एकदम गलत हो जाएगा. हम किसानों को नहीं रोक सकते, ना हम रोकना चाहेंगे, क्योंकि कई जगहों पे हम इन चीज़ों के जहाँ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. ठीक है. हम बस यही है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जैसे प्योरी फॉर्म में बना के रख लिया जब प्राइजेस कम हैं, या फिर उस टाइम का फ़ायदा उठाएं भरपूर मात्रा में जिस टाइम प्राइजेस कम है. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज. ठीक है. पैसेज में दी गई इन्फॉर्मेशन में से इनमें से कौन सी आइटम जो है वो इनकरेक्ट है. फर्स्ट है द क्रॉप ऑफ tomatoes are mainly planted during June to August and October to November. तो ये तो बिल्कुल सही है. जून से अगस्त के बीच में और पहले अक्टूबर से नवंबर के बीच में उगाई जाती हैं जो मेन सीजनल
क्रॉप है, लेकिन अब ऑफ सीजन भी उगाई जा सकती हैं बिकॉज ऑफ हाइब्रिड कल्टीवेशन। और दूसरा चीज़ क्या है, कुछ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके। टमेटोज आर पेरिशेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन लाइक पोटैटोज और अनियन, कि टोमेटोज जो है वो सड़ सकते हैं या सड़ जाते हैं और इनको हम लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते जैसा कि पोटैटोज और अनियंस को कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। द कल्टिवेशन ऑफ टोमेटोज इज प्राइमरीली लिमिटेड टू विंटर एंड स्प्रिंग मंथ्स ड्यू टू क्रॉप्स इनएबिलिटी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स। बोल रहे हैं कि टमाटरों की जो खेती है वो केवल विंटर और स्प्रिंग मंथ्स तक ही लिमिटेड है, क्योंकि ये जो फसल है ये हाई टेम्परेचर्स को स्टैंड नहीं कर सकती। तो अगर हम ट्रेडिशनल कल्टीवेशन की बात करें, जो हमारा तरीका है, बेसिक जनरेशनल तरीका है, हम सदियों से करते आए हैं, उसमें नहीं कर सकते। लेकिन अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करके, ड्रिप फार्मिंग का इस्तेमाल करके, प्लास्टिक मंचिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम इसको ऑफ सीजन भी उगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बोला कि पिछले 2 दशक से हम लोग ऐसे फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये ट्रेडिशनल चेंज आ चुका है। सो थर्ड इज करेक्ट, तो यानी कि ओनली 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हम 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, या तो एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी ये ट्रू होगी, या तो दोनों ट्रू होंगी या फिर दोनों फॉल्स होंगी। ठीक है, कुछ ऐसा इसमें पैटर्न बनेगा। देखते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ टोमेटोज हैज बिकम पॉसिबल ड्यूरिंग दिसंबर टू अप्रैल थैंक्स टू ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड्स दैट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज। तो ये तो सही है एकदम, है ना। ए स्टेटमेंट ट्रू है कि अब दिसंबर से अप्रैल में भी हो पा रही है कल्टिवेशन, क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है और कुछ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। The price spike of tomatoes is regular phenomenon due to this year-round cultivation and the associated costs। बोल रहे हैं जो टमाटरों की कीमतें बढ़ चुकी हैं वो सालाना, मतलब साल में 12 महीने बढ़ी हुई ही रहती हैं, क्योंकि इनकी अब ये साल में 12 महीने अवेलेबल रहते हैं। और दूसरी चीज़ कि इनके अब साल में 12 महीने अवेलेबल कराने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनको लगानी पड़ती है। तो ये गलत है, ये वंस वाला फिनोमेना है कि एक बार होता है, रेगुलर फिनोमेना नहीं है, एक बारी वाला फिनोमेना है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, और साल में 12 महीने इसको अवेलेबल कराने की कॉस्ट ज़रूर पड़ती है। तो ये कॉस्ट उसी टाइम पे पड़ती है जब जिस सीज़न में ये अवेलेबल नहीं होते, बट इनको प्रोड्यूस किया जाता है टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, यानी कि ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। चलिए देखते हैं, ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब 5 स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, इनमें से फर्स्ट जो है, these statements will form a coherent meaningful paragraph when arranged in correct sequence. Arrange the sentences in right order. Answer the questions that follow. पहला है, the union budget numbers indicate that government has once again chosen to be conservative in the assumptions it has made for estimating its fiscal position। बोल रहे हैं कि यूनियन बजट के नंबर्स जो हैं वो ये दर्शाते हैं कि सरकार ने दोबारा से हमारा ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव जो तरीका है उसको चूज़ करा है, जब उसने अपनी फिस्कल पोजीशन का एजम्पशन या अनुमान लगाया है तब। ठीक है, इफ कलेक्शन दिस ईयर आउटस्ट्रिप्स द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स इट विल मेक द टास्क ऑफ अचीविंग नेक्स्ट ईयर्स टारगेट इवन लेस चैलेंजिंग। बोल रहे हैं कि अगर इस साल कलेक्शन भारी मात्रा में, आउटस्ट्रिप्स मतलब बहुत भारी मात्रा में बढ़े हुए प्राइजेस पे हुआ, तो आउटस्ट्रिप्स द रिवाइज्ड एस्टिमेट, जो हमने रिवाइज्ड मतलब जो हमने अनुमान लगाया है दोबारा से, उससे भी अगर कीमतें ज़्यादा हो गई, ज़्यादा कलेक्शन हुआ, इट विल मेक द टास्क ऑफ अचीविंग नेक्स्ट, तो अगले साल के टारगेट्स को अचीव करने का जो टास्क है वो बहुत कम चैलेंजिंग हो जाएगा, यानी कि उसमें ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपने मान लो टारगेट बनाया है कि आपको 6 महीने के अंदर में 1 करोड़ रुपया कंपनी का प्रॉफिट लेकर आना है, तो अगर आप ये 1 करोड़ रुपए का 50 लाख रुपीस अगर आप पहले महीने में ही जनरेट कर लेते हैं फर्स्ट मंथ में, तो बाकी का जो 50 लाख का टारगेट है क्या 5 महीने में अचीव करना मुश्किल हो जाएगा? नहीं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। हालांकि परिस्थितियां भी डिपेंड करती हैं, कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं उसकी डिमांड एंड सप्लाई भी डिपेंड करती है, बट जनरल आंसर है कि अगले 5 महीनों में 50 लाख अचीव करना इजी हो जाएगा टारगेट। ठीक है,
Based on tax collections in the first 9 months of the year, April to December, and the revised estimates for full year, it appears that center has budgeted for tax collections to fall in the last quarter. बोल रहे हैं कि अब जो फर्स्ट 9 मंथ्स के टैक्स कलेक्शन, जो कि क्या होता है अप्रैल से दिसंबर तक का महीने का टैक्स कलेक्शन का रिवाइज्ड एस्टिमेट है, पूरे साल भर का भी रिवाइज्ड एस्टिमेट है, उसमें सरकार का ये कहना है कि लास्ट क्वार्टर में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में इनका क्या होगा, टैक्स कलेक्शन में डिप आएगा, कमी आएगी. इवन फॉर द लास्ट क्वार्टर जनवरी दिसंबर of this year, the government appears to have been rather cautious in its estimation of revenue receipts. बोल रहे हैं अगर हम लास्ट क्वार्टर की भी बात करें, जनवरी से दिसंबर, इस साल के लास्ट क्वार्टर की भी अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव रादर कॉशियस, कि गवर्नमेंट ऐसा दिख रहा था कि थोड़ी एहतियात बरत रही थी इन इट्स एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कि हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, इतना हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा, उसमें थोड़ा एहतियात बरत रही थी कि हम उम्मीद लगा रहे थे कि 5 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही थी कि अगर कुछ लोगों ने चोरी करी या कुछ नहीं हो पाया या फिर अच्छी प्रोडक्शन, अच्छा मार्केट नहीं बन पाया, तो हो सकता है 3 करोड़ तक कर पाए. ठीक है, तो उन्होंने एहतियाती तौर पे 3 करोड़ तक का अनुमान लगा दिया. इन अ सिमिलर वेन, for the upcoming financial year, it has estimated tax collection to grow even lower than nominal GDP growth. बोल रहे हैं इसी तरीके से जो अपकमिंग फाइनेंशियल, आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए इन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए बोला है कि ग्रो, वो और भी कम ग्रो करेगा, यानी कि और भी कम हो जाएगा टैक्स कलेक्शन, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत कम होएगी. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज आर पेग्ड टू ग्रो एट जस्ट 9.6%. तो हमारा जो पूरा टैक्स रेवेन्यूज आएंगे, ओवरऑल टैक्स रेवेन्यूज, टैक्स से जनरेट हुआ पैसा आएगा, वो अनुमान लगाया गया है कि 9.6% पर बना रहेगा. ठीक है, ये सारा का सारा हमारा पैसेज. आगे भी है, दिस सीम्स कॉशियस considering that economic survey tabled a day earlier had pegged real GDP growth at 8 to 8.5%. तो बोल रहे हैं कि इसमें कुछ हमें गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है, जो कि एक दिन पहले ही जाहिर की गई थी, उजागर की गई थी, उसमें जो हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 8 से 8.5% होने का अनुमान लगाया गया है. टू बिगिन विद, it has assumed a nominal GDP growth at 11.1% in 2022-23. तो अगर हम शुरुआत करें तो इन्होंने एक जीडीपी ग्रोथ जो है वो नॉमिनल, मतलब बहुत ही मामूली मात्रा की जीडीपी ग्रोथ बताई है, जो कि कितनी है, 11.1% इन 2022-23, 2022-23 के लिए इतनी ग्रोथ हुई है, ये उन्होंने बताया है. ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे बोलेगी कि यूनियन बजट नंबर इंडिकेट्स गवर्नमेंट हैज वंस अगेन चोजन, ये ठीक है कि यूनियन बजट के बारे में बताया गया. तो उसी बजट की सबसे पहला पॉइंट क्या होएगा कि अगर हम शुरुआत करें, स्टार्ट करें, तो हमें पता चलता है कि इन्होंने जीडीपी जो है वो बहुत नॉमिनल एज्यूम करी है. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट. तो ये जो जीडीपी उन्होंने बहुत नॉमिनल एज्यूम करी है, ये हमें थोड़ी सी सस्पिशियस, कॉशियस लग रही है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो एक दिन पहले रिलीज हुआ उसमें जीडीपी 8.85% बताई गई थी, इसमें आप 11.1% बता रहे हैं, तो डिफरेंस आ गया. ये हो गया सेकेंड. थर्ड स्टेटमेंट होता है कि इसी तरीके से जो अपकमिंग आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए भी जो एस्टिमेट लगाए गए हैं कलेक्शन के, जीडीपी ग्रोथ के, वो नॉमिनल लगाई गई है, जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी कम हो गया, 9.6% पर हो गया. ये हो गया थर्ड. फोर्थ आ जाता है कि अगर हम लास्ट क्वार्टर की भी बात करें, जनवरी से मार्च वाले लास्ट क्वार्टर की बात करें, तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि सरकार ने एहतियात बरतते हुए रेवेन्यू एस्टिमेट्स कम बताए हैं. ठीक है, ये हो गया फोर्थ. फिफ्थ हो गया कि अगर टैक्स कलेक्शन पिछले 9 महीने का, यानी कि अप्रैल से दिसंबर तक का हम टैक्स कलेक्शन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो है फुल ईयर के लिए, सेंटर ने इसमें भी जो टैक्स कलेक्शन है वो कम ही बताया है, लास्ट क्वार्टर के लिए कम बताया है.
और 6 स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा पी कि अगर इस साल के लिए कलेक्शन जो है वो हमारे रिवाइज्ड एस्टिमेट से ज़्यादा हो जाता है तो अगले साल का अचीवमेंट जो टारगेट अचीव करना है वो बहुत ही कम चैलेंजिंग हो जाएगा, यानी कि बहुत इजीली हम वो टारगेट अचीव कर लेंगे। ये हो जाता है 6। तो बोल रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो लास्ट सेंटेंस क्या होगा बताइए आप? पी होगा, क्योंकि 6 हमारा क्या आ रहा है, 6 स्टेटमेंट आ रहा है हमारा पी स्टेटमेंट, तो हमारा लास्ट अरेंजमेंट होगा पी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर है वो ढूंढ के निकालनी है। अजीत इज अ बिगर स्कॉलर दैन हिज ब्रदर। अब जब आप स्कॉलर होने की बात कर रहे हैं तो आप दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन बिगर का मतलब होता है साइज में बड़ा होना। तो अजीत क्या बहुत बड़ा है साइज में अपने भाई से? नहीं, वो अच्छा स्कॉलर है अपने भाई से, राइट। तो अच्छा स्कॉलर को हम कैसे बताएंगे? उसमें अगर हमने क्वालिटी में उनके कंपैरिजन करना तो क्या होगा? बेटर स्कॉलर, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। तो अजीत अपने भाई से एक बेटर स्कॉलर है, तो यहाँ पे बिगर की जगह क्या आ जाएगा? बेटर, क्योंकि स्कॉलर आप साइज में नहीं नाप सकते, वो आपकी क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बेटर स्कॉलर, यानी कि बी में एरर है। Whenever I saw him, he has been reading the same novel. अब ये पास्ट की घटना बता रहे हैं कि जब भी मैं उसे देखता था वो कोई ना कोई किताब पढ़ रहा होता था। He has been की जगह क्या हो जाएगा? He was reading the same novel, कि जब भी मैं उसको देखता था वो वही किताब पढ़ रहा होता। तो has been की जगह क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस आएगा, was reading, ठीक है। सो इसमें सी में एरर है। He is better than any boy in the class. बोल रहे हैं कि वो अपनी क्लास के किसी भी लड़के से बेहतर है। तो जब हमने एक ग्रुप के अंदर ही कंपैरिजन करना होता है तो इसके अलावा बाकी बच्चों के साथ में कंपैरिजन होगा ना, ठीक है। तो एनी अदर बॉय इन द क्लास, तब क्या होता है? एनी अदर। अगर एक ही ग्रुप के अंदर आप किसी का कंपैरिजन दूसरे सभी लोगों से कर रहे हैं तो एनी बॉय नहीं आएगा, एनी अदर बॉय आएगा, ठीक है। यानी कि इसमें बी में एरर है। अनिल ऑट नॉट टू टेल मी योर सीक्रेट बट ही डिड। अब ये कह रहे हैं कि अनिल को तुम्हारा राज मुझसे नहीं कहना चाहिए था पर उसने कह दिया। तो जब हम बात करें ऑट, है ना, नहीं बताना चाहिए था, हम पास्ट की बात करें कि उसको नहीं बताना चाहिए था, ठीक है। तो क्या आएगा? ऑट के साथ में, ऑट नॉट के साथ में या ऑट टू के साथ में प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अनिल ऑट नॉट टू हैव टोल्ड मी योर सीक्रेट, यानी कि नॉट टू टेल मी की बजाय क्या होगा? नॉट टू हैव टोल्ड मी। हम पास्ट की बात करें ना, नॉट टू टेल मी, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। तो नॉट टू हैव टोल्ड मी योर सीक्रेट, सो बी में एरर है इसमें। अब यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड हमें देखना है। फर्स्ट है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है दोबारा दोबारा रिपीट होने वाला, यानी कि दोबारा दोबारा बार बार होने वाली घटना जो अपने आप को एक के बाद एक रिपीट करे, ठीक है, रेकरिंग। तो रेकरिंग के स्पेलिंग RECURRING, करेक्ट है रेकरिंग के स्पेलिंग, ठीक है। दूसरा वर्ड है फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है बहुत ही कट्टर उसका सपोर्टर, बहुत ही कट्टर कोई व्यक्ति है ना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है किसी चीज़ के लिए, बहुत पैशनेटली वो इस चीज़ का या तो सपोर्ट करता है या फिर उस चीज़ के अगेंस्ट में बात करता है। जैसे कि आज की डेट में जो बाइपोलैरिटी बन चुकी है हमारे समाज में, उसमें कोई लोग या तो मोदी जी का बहुत कट्टर सपोर्टर है या फिर कोई लोग उनके बिल्कुल विपरीत बहुत ही कट्टर उनके अगेंस्ट में है। तो वो क्या हो गया? फर्वेंट। दोनों तरह के लोग क्या हो गए? फर्वेंट हो गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाते हैं अपने इमोशन की। डिस्पैरिटी, किसी के साथ भेदभाव करना, उसको बोलते हैं डिस्पैरिटी। बट डिस्पैरिटी की स्पेलिंग DISPARITY, डिस्पैरिटी के स्पेलिंग होते हैं DIS, ठीक है। तो DE नहीं आएगा, दैट मीन्स डिस्पैरिटी के स्पेलिंग गलत है।
बहुत ही गहरा इमोशनल इफेक्ट होना, दैट मीन्स ओवरवेल्म। ओवरवेल्म क्या होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा, सपोज करो कि आपको बहुत मेहनत के बाद में सक्सेस मिली है, बहुत हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखने के बाद में आपको सक्सेस मिली है, तो आप उस टाइम पे क्या फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करेंगे, क्योंकि आपकी जो इमोशनल फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होएगी। ठीक है, तो ओवरवेल्म की स्पेलिंग करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्पैरिटी की स्पेलिंग। अब इसमें पैसेज दिया हुआ है काफ़ी बड़ा सा, इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चंस हैं, तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस एक्सीडेंट इज डैश ऑफ अदर क्राउड रिलेटेड ट्रेजेडीज सच एज डेथ्स ऑफ 8 people in January 2022 ड्यूरिंग अफ्रीका कप ऑफ नेशंस इन कैमरून। बोल रहे हैं ये जो दुर्घटना हुई, ये जो हादसा हुआ, इसने हमारे दिमाग में क्या कर दिया, कोई पिक्चर तरोताज़ा कर दी या कोई घटना तरोताज़ा कर दी है ना, कुछ चीज़ उन्होंने याद दिला दी। ठीक है, क्या चीज़ याद दिला दी, और जो क्राउड रिलेटेड और जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या भीड़ के साथ हुए हादसे हैं, दुखद घटनाएं हैं, उनकी याद दिला दी। क्योंकि इसमें क्या हुआ, 8 लोगों की मृत्यु हुई जनवरी 2022 में, कहाँ पे, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस इन कैमरून, जिसमें से एक घटना कौन सी थी, जिसमें 2022 में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। कैमरून में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस हो रहा था, गेम हो रहा था, उसके दौरान में। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को याद दिलाना, किसी चीज़ की पिक्चर दिमाग में तरोताज़ा कर देना। ठीक है, या किसी चीज़ की पिक्चर बना देना दिमाग में, तो रेमिनिसेंट। दूसरा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब किसी चीज़ की ओनरशिप होना। ठीक है, यानी कि ये जो मकान है ये मेरी प्रॉपर्टी, यानी कि मैं इसका मालिक हूँ, मेरी ओनरशिप है इसके ऊपर। इन्फिनिटिजिमल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आप माप नहीं सकते, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है या बहुत ही ज़्यादा ऐसी संख्या में है जिसको आप नाप नहीं सकते, इमेजरेबल है। स्टिपुलेटिंग। स्टिपुलेटिंग का मतलब होता है किसी काम को करने का या किसी चीज़ को वहन करने का एग्रीमेंट जो आप करते हैं कि ठीक है, आप इसका जो भी नुकसान होगा वो मैं वहन करूंगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्टिपुलेशन हो गया, आपका एक एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है, आगे अगर इसमें कोई भी नुकसान होता है तो वो मैं वहन करूंगा। तो यहाँ पे इस एक्सीडेंट की याद ताज़ा की जा रही है, राइट। तो याद ताज़ा कैसे की गई, रेमिनिसेंट से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। In all 3 cases, the deaths were less the result of hooliganism and more to do with police dash and crowd control failure। बोल रहे हैं सभी केसेस में, जो तीनों केसेस का जिक्र किया गया, उन तीनों केसेस में जो डेथ्स हुई वो होलीगैनिज्म यानी कि भीड़ भड़के की वजह से, भीड़ में भगदड़ मचने की वजह से नहीं हुई, बल्कि पुलिस के क्राउड कंट्रोल फेलियर। एक तो बता दिया क्राउड कंट्रोल फेलियर, पुलिस का दूसरा क्या रवैया होगा, पुलिस का नाकामयाब रवैया होगा, है ना, किसी चीज़ में वो कामयाब नहीं हुए। तो देखते हैं वैंटन। वैंटन मतलब होता है कोई बहुत ही जानबूझ के क्रूअल या वायलेंट बिहेवियर किसी के अगेंस्ट में करना, बिना उकसाए आप मारने पीटने लग जाएं किसी को, तो वो क्या हो गया, वैंटन आपका बिहेवियर। आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि एक ऐसा जो कि यूजुअली उस व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जाती। ठीक है, जैसे कि मानो मेरा बिहेवियर है, मैं बहुत गुस्सैल हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, कोई छोटी सी बात बोलेगा मैं उसके ऊपर एकदम भड़कने लग जाती हूँ। लेकिन किसी ने मेरे को इतनी कोई बड़ी बात बोल दी या कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, बट मैंने शांत रहा, मैंने उस टाइम पे गुस्सा नहीं किया, तो वो क्या हो गया, वो मेरे बिहेवियर से, जैसा कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैंने तो इतनी देर में भड़क जाना था, किससे लड़ाई कर देनी थी, लेकिन मैंने उसके विपरीत शांति बनाए रखा, संयम बनाए रखा, और वहाँ पर वैसा काम किया, शांति से काम किया। ठीक है, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, आइडियोसिंक्रेसी, मतलब मेरे यूजुअल स्वभाव से विपरीत काम मैंने किया। इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है कोई काम करने में आपकी असमर्थता जो रही, अनसक्सेसफुल बिहेवियर जो आपका रहा किसी काम को करने में। तो यहाँ पे पुलिस का क्या रहा, इनकॉम्पिटेंस रहा, एंड क्राउड कंट्रोल फेलियर हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ग्रेट इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, यानी कि बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम है, प्रोफाउंड लव है, बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम है, इतना ज़्यादा प्यार कि किससे सहन नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो इनकॉम्पिटेंस मतलब कि पुलिस वहाँ पे फेल हुई, पुलिस की विफलता की वजह से ज़्यादा जाने गई, ना कि होलीगैनिज्म की वजह से। क्वेश्चन 13।
Policing of this kind is done to bring order when violence goes beyond control and descends dash riots and there is little thought for public safety. बोल रहे हैं इस तरीके की पुलिसिंग यानी कि इस तरीके की पुलिसिया कार्रवाई तब की जाती है जब बहुत ज़्यादा वायलेंट कोई एक्टिविटी की गई हो रही हो और पुलिस उसको ख़त्म करना चाहती हो, उस एक्टिविटी को रोकना चाहती है, और ऐसी एक्टिविटी जो कि दंगों में तब्दील हो गई हो. तो डिसेंड्स इनटू, दंगों में तब्दील हो जाना मतलब डिसेंड्स इनटू, ठीक है, डिसेंड्स इनटू राइट्स एंड देयर इज लिटिल थॉट फॉर. और वहाँ पे क्योंकि दंगों को रोकने के लिए हमें लोगों की सुरक्षा की ज़्यादा फिक्र नहीं होती, हमें दंगों को कंट्रोल करने का ज़्यादा ध्यान होता है. सो ऑप्शन ए डिसेंड्स इनटू इज करेक्ट. It is only dash that Indonesian National Commission on Human Rights is planning to investigate the use of tear gas by police, and civil society organizations are asking for the organizers and police to be brought to trial. तो ये केवल सही होगा कि इंडोनेशिया के नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही उन्होंने, ठीक है. और जो सिविल सोसाइटी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज़र, जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे उनको, और जो पुलिस कर्मचारी वहाँ पे मौजूद थे उनके ऊपर केस चलाने की बात कर रहे हैं, उनको ट्रायल में लाने की बात कर रहे हैं. स्लॉथ, पहला ऑप्शन है स्लॉथ. स्लॉथ का मतलब होता है, आपने स्लॉथ देखा है, एक एनिमल होता है जो बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही स्लो सुस्त से तरीके में चलता है, ठीक है. तो स्लॉथ का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही लेजी व्यक्ति जिसको काम करने की कोई इच्छा नहीं है ना. लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा स्टाइल आप इस तरीके से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आप बहुत शॉर्ट में अपनी बात बोल रहे हैं, संक्षिप्त में बात करना या संक्षिप्त में कुछ लिखना, ठीक है, उसको बोलते हैं लैकोनिक. पोर्टेंट, पोर्टेंट का मतलब होता है कि कुछ भविष्य में होने वाली अप्रिय घटनाओं का अगर आपको पहले ही हिंट मिल जाए, साइन मिल जाए. तो अब टाइटैनिक जहाज़ वहाँ पे जा रहा था, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, आगे उसको वार्निंग साइंस मिले कि भाई आगे ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, आप अपनी स्पीड कम करो या फिर नाइट में ट्रैवल ना करो, रुक जाओ एक जगह पे, बट वो नहीं माने. तो वो क्या है, वो क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है. तो वो क्या हो गया, पोर्टेंट. एप्ट, एप्ट मतलब बिल्कुल सही, ठीक है, जो स्थितियां बनी हैं उनके अनुरूप ये करना बिल्कुल सही है, तो उसको बोला जाता है एप्ट. तो यहाँ पे यही सही है कि इंडोनेशिया की नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15. द फॉलोइंग सेंटेंस मे और मे नॉट कंटेन एन एरर इन वन ऑफ इट्स पार्ट्स. आइडेंटिफाई the part containing the error. If the sentence is correct, select no error as your answer. ठीक है, कहीं एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर आपको कहीं पे एरर मिल रहा है तो उस पार्ट को सिलेक्ट कर लो, और अगर नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि सारा पार्ट करेक्ट है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, नो एरर सेलेक्ट करना है, ठीक है. दिस फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ आइडेंटिफाइंग विद द एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स इन अ कॉम्पिटिटिव गेम while merely being a spectator. बोल रहे एक ये जो हमारे कुछ लोग आपने देखा होगा, कभी कोई मैच या गेम देख रहे हो टीवी पे दर्शक बन के, तो वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो ही उस मैच का पार्ट है, वो वहाँ पे प्रेजेंट होके खेल रहे हैं, वही एग्रेसिवनेस, उसी तरीके से सोचना, है ना. तो ये जो तरीका है कि हम अपने दिमाग में ये बिठा लेते हैं, या हमारे दिमाग में सब कॉन्शियसली ये आ जाता है कि हम वहाँ पे खेल रहे हैं, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं ऐसे करता वैसे करता, और वो उतने ही एग्रेसिव एक्चुअल मैदान के बजाय अपने घर के टीवी रूम में या फिर हॉल में कहीं पे भी जहाँ पे वो चीज़ देख रहे हैं वहाँ पे उतने ही एग्रेसिव हो जाते हैं. तो इससे क्या हुआ, जबकि वो केवल दर्शक होते हैं. आर अ की रीज़न, ये जो कॉन्शियसनेस है, आर अ की रीजन मतलब एक रीजन है, एक मुख्य कारण है, तो आर नहीं होगा ना, इज अ की रीजन होगा ना, ठीक है. फॉर द इन्फ्लेम्ड पैशंस दैट कम विद द टेरिटरी ऑफ स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स. तो ये ये एक मुख्य कारण है जिस वजह से ये जो स्पेक्टेटर दर्शक वाले जो गेम्स हैं उनमें इतना ज़्यादा पैशन बना होता है. हम क्रिकेट स्टेडियम्स देखते हैं, खचाखच भरे होते हैं, फिर वो इतने उग्रता से जैसे जैसे शॉट्स बज रहे हैं उसी तरीके से वो लोग डांस कर रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं. तो ये क्या है, ये पैशन है उनके अंदर उस गेम का.
तो ये बढ़ा हुआ जो इतना हाई फायर वाला इतना पैशन है वो इस तरीके के गेम्स के साथ में एसोसिएटेड रहता है, विच आर ऑल्सो फैंड बाय कमर्शियल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और इनको और ज़्यादा हवा मिल जाती है हमारे एडवर्टाइजमेंट सिस्टम से और हमारे पॉलिटिशियंस का इसमें इंटरेस्ट होने से, क्योंकि जितना ज़्यादा दर्शक आएंगे उतना ज़्यादा पॉलिटिशियंस को भी फ़ायदा है, किसी चीज़ के अगेंस्ट में या फेवर में वो अपनी चीज़ों को मोड़ सकते हैं, राइट, तो उनके लिए भी फ़ायदा है। तो यहाँ पे बी में एरर है, जो ये मुख्य कारण बताया गया तो वो आर नहीं आएगा, बिकॉज कारण एक है, तो आर मतलब प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमें रीअरेंज करना है इस सेंटेंस को, ठीक है। वॉज द मोस्ट टेलिंग कॉमेंट ऑन द इंसिडेंट वॉज मेड बाय एन इंजर्ड सर्वाइवर। बोल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला, सबसे वाला सादा महत्वपूर्ण जो एक कमेंट आया इस घटना के ऊपर, वो एक इंजर्ड सर्वाइवर यानी कि घटना में घायल हुए एक व्यक्ति से आया, हु राइटफुली ब्लेम द पुलिस फॉर डीह्यूमनाइजिंग द स्पेक्टेटर्स, जिन्होंने बिल्कुल सही तरीके से पुलिस के ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने दर्शकों की भीड़ के ऊपर ह्यूमन प्रैक्टिस से उनको नहीं रोका, बल्कि बहुत ही क्रूअल, बहुत ही अमानवीय तरीके से उनको रोकने की कोशिश करी। When some spectators descended onto the pitch, अब ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है was से, ठीक है, was the most telling comment। तो जो कमेंट है वो पहले बताया गया होगा ना कि इस किस घटना के ऊपर कमेंट आया, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इससे पहले कुछ आएगा, तो ये फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता। When some spectators descended onto the pitch after the game and engaged in scuffles, तो ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है कि जब कुछ दर्शक पिच पर उतर गए गेम के ख़त्म होने के बाद में और हाथापाई पर उतर आए, हाथापाई में शामिल हो गए, ठीक है। तो ये भी इससे पहले कुछ घटना हुई होगी जिसके बारे में बताया कि ये घटना कैसे हुई, ठीक है। एज ट्रैजिक as the stampede in Kanjuruhan Stadium and in East Java, Indonesia, that killed at least 125 people after a football game on Saturday night. ये उतना ही दुर्घटनाग्रस्त था, उतना ही दुखद था जितना कि कांजूरुहान स्टेडियम में जो भगदड़ के दौरान लोगों की जाने गई, स्टैम्पीड मतलब भगदड़ से जाने जाना। इन ईस्ट जावा, कहाँ पे हुआ ये? ईस्ट जावा, इंडोनेशिया की ईस्ट जावा में, जिसमें कि 120 लोगों की जानें गई थी जब वहाँ पे एक फुटबॉल मैच हो रहा था सैटरडे नाइट को। उसके बाद में वहाँ पे इस तरीके की घटना हो गई। The police overreacted with the use of tear gas, leading the fans on the pitch and others to scamper to the nearest gate. बोल रहे हैं पुलिस ने एकदम से ओवर रिएक्ट करा, और ओवर रिएक्ट करते हुए उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, जिसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई, फैंस में भगदड़ मच गई, और वो नियरेस्ट गेट, जो उनके सबसे नज़दीक वाला गेट था, उसकी तरफ भागे, ओनली टू फाइंड इट क्लोज्ड। लेकिन वहाँ पे पहुँचकर उनको पता चला कि वो नियरेस्ट गेट जो है वो बंद था, रिजल्टिंग इन अ क्राउड रश एंड एस्फिक्सिएशन, यानी कि जहाँ पे फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग बेहोश होने लग पड़े, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट बन रहा है वो बन रहा है कि एक बहुत दुखद घटना हुई वहाँ पे ईस्ट जावा के, इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में के कांजूरुहान स्टेडियम में, जहाँ पे भगदड़ की वजह से 120 लोगों की जानें गई एक फुटबॉल मैच के दौरान, फुटबॉल मैच के बाद सैटरडे नाइट को। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो वॉज नाइट वॉज द मोस्ट, इसमें से सबसे ज़्यादा दुखद जो कमेंट आया वो आया एक इंजर्ड सर्वाइवर से, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सेकंड हो जाएगी। इसके बाद में आता है कि कुछ दर्शक पिच पर उतर गए गेम के बाद में और फिर हाथापाई होने लगी उनके बीच में दो, ठीक है। और पुलिस ने इसमें बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करा जब उनने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। ये हो गया फोर्थ, यानी कि 3 1 2 4 ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। 3 1 2 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक वर्ड दिया गया है नीचे, ओवर जीलस, ठीक है। इसके आगे कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें इस वर्ड का प्रयोग किया गया है। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली इसका मीनिंग बता रहा है, जहाँ से इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है या सारे करेक्ट हैं तो हमें ई ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओवर जीलस, अब ओवर जीलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साही, ओवर एंथुजियास्टिक, है ना, अति उत्साही जिसको बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एनफोर्सिंग द एक्सपल्शन ऑर्डर वर
ऑफन ओवर जीलस इन कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस। तो बोल रहे हैं जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, ऑफिशियल्स थे, उनको जब एक्सपल्शन ऑर्डर मिले तो बहुत ज़्यादा अति उत्साह के साथ में उन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करा, जो कि बिल्कुल सही है। इससे हमें पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत उत्साहपूर्वक उन सारे कामों को किया। ठीक है। द सेटिंग ऑफ गार्ड्स ओवर राइप क्रॉप्स वॉज कॉमन प्लेस एंड द वॉचमैन वर फ्रिक्वेंटली आर्म्ड एंड ओकेजनली ओवर जीलस। बोल रहे हैं कि फसल पक गई लोगों की तो उन्होंने वहाँ पे चौकीदार बिठा दिए, गार्ड्स बिठा दिए। ठीक है, ये कॉमन तरीका है काम करने का। तो जो वॉचमैन थे, जो गार्ड वहाँ पे बिठाए गए थे, उन ज़्यादातर उनके पास में हथियार भी होते थे और कभी कभार वो ओवर एंथुजियास्टिक भी होते थे, अति उत्साही भी हो सकते हैं कि वो देखेंगे, सोचेंगे नहीं कि क्यों आया है, कौन आया है, कहाँ से आया, उन्हें एकदम से फायर कर दिया या अति उत्साह में उनने कुछ एक्शन ले लिया। ठीक है, तो इससे भी हमें अति उत्साह का पता चल रहा है, मतलब पता चल रहा है ओवर जीलस का। Consequently, investigators have attempted to define more clearly the factors that may identify late talkers who will present with overzealous difficulties later in life. तो जो परेशानियां हैं वो अति उत्साही परेशानियां नहीं हो सकती, राइट। तो यहाँ पे ओवरजीलस का जो यूज है वो सुपरफ्लुअस है। करेक्ट स्टेटमेंट प्रेजेंट विद डिफिकल्टीज लेटर इन लाइफ होना चाहिए था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमें करेक्ट वाइब दे रहे हैं, करेक्ट मीनिंग दे रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं जैसे ट्रेजेडीज, रेकरेंट, ओवरजीलस, इंट्रोस्पेक्ट। ठीक है, हमें देखना है कि क्या ये वर्ड्स अपनी सही प्लेस पे रखे हुए हैं या फिर कुछ इसमें अरेंजमेंट में चेंज किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। While the blame for the deaths in Kanjuruhan should be on the police for tragedies, क्राउड कंट्रोल, तो हमने देखा है क्राउड कंट्रोल उनका ट्रेजेडीज नहीं हुआ है, उनका क्राउड कंट्रोल ओवर जीलस था, यानी कि अति उत्साही क्राउड कंट्रोल था। मतलब उनको इतना ज़्यादा एक्शन नहीं लेना चाहिए था उस टाइम पे, बट उनने आनन फानन में इमीडिएट एक्शन ले लिया। ठीक है, तो ट्रेजेडीज तो होता है दुर्घटना, क्राउड कंट्रोल। द रेकरेंट नेचर ऑफ सच ओवर जीलस शुड बी, तो ऐसा अति उत्साह का रेकरेंट मतलब बार बार रिपीट, अति उत्साह नहीं रिपीट हो रहा, ट्रेजेडीज बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, सो ए की जगह पे सी और सी की जगह पे ए आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी की जगह पे ए की जगह पे सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है, इनको हमने लिंक करना है इन वर्ड्स का यूज करते हुए। वेयर हैज, अलाइक, ड्यू टू, अनलेस एंड। ऑल द आर्टफुल मैनेवर्स सजेस्टेड बाय आवर जनरल्स मेंट फ्रेश मूवमेंट of the army and a lengthening of its marches. The only reasonable aim was to shorten those marches. बोल रहे हैं हमारे जनरल्स जो हैं, सेना के जनरल्स हैं, उनके द्वारा जो भी युद्धाभ्यास सुझाए गए थे उनका मतलब होता था कि हमारी सेना की आवाजाही को स्मूथ बनाना, सुगम बनाना और लंबी लंबी यात्राओं के लिए उनको तैयार करना। ठीक है, उनको प्रिपेयर्ड रखना। लेकिन जो इकलौता हम तरीका इख्तियार कर सकते थे वो ये था कि हम इन यात्राओं को छोटा कर दें। जो मार्चेज हैं वो छोटे छोटे टुकड़ियों में या छोटे छोटे स्तर पर हों, कि थोड़े टाइम हमने एक दिन में यहाँ से यहाँ कवर किया, दूसरे दिन में हमने यहाँ से यहाँ कवर किया। जबकि जो हमारे युद्धाभ्यास किए जाते हैं उनका पर्पस होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक ही दिन में चलने के लिए उनको तैयार करना, प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स हैं, तो एक दूसरे से विपरीत होंगी तो क्या मीनिंग आएगा, तो आएगा ऑप्शन ए वेयर एज। जबकि दूसरा जो उसका मुख्य रीजनेबल मतलब जो किया जा सकता था वो यही था कि मार्चेस को छोटा किया जाए। ठीक है, बोल रहे हैं दो इट वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग ही वॉज एनामर्ड डैश हर टैलेंट्स। कह रहे हैं कि हालांकि ये उनकी फर्स्ट मीटिंग थी पर वो उनके टैलेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगा। जब हम एडमिरेशन की बात करते हैं तो उसका जो इडियम बनता है वो एनामर्ड ऑफ। ठीक है, एनामर्ड ऑफ का मतलब होता है कि उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करने लगा, एडमायर करने लगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।